हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो है सामाजिक संगठन एवं विघटन। ये जो टॉपिक है इसमें हम पहले सामाजिक संगठन को समझेंगे कि आखिर सामाजिक संगठन होता क्या है। इसके सामाजिक संगठन के अर्थ एवं परिभाषा को समझने से पहले हम ये पहले समझ लेते हैं कि जीवन एक गतिशील है। इसमें परिवर्तन होता रहता है। जहाँ व्यक्ति के जीवन में समय समय पर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, वहाँ समाज में भी परिवर्तन कहीं भी समाज भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति के अगर जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं समाज के परिवर्तन में भी प्रभाव डालता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहे हैं। इतना आवश्यक है कि किसी समाज में ये परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ तो किसी में ये धीमी गति से हुआ। प्राचीन काल में सामाजिक परिवर्तन की जो गति जब मापी जाती है तो बड़ी धीमी गति से पाई जाती है कि उस समय जो गति थी सामाजिक परिवर्तन की बड़ी धीमी थी। लेकिन आज की जो आधुनिक समय की जो समाज है ये काफ़ी तेज़ी से इसके जो परिवर्तन है बदल रहे हैं। यानी जो इसकी गति है परिवर्तन की काफ़ी तेज़ है। आज कुछ समाजों में व्यवस्था तेज़ी से बदल रहे हैं तो कुछ समाजों में खासकर जो परंपरागत समाज है या सरल समाज या जो छोटे समाज होते हैं, इनमें जो परिवर्तन की गति वो धीमी गति से हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परिवर्तन तो परिवर्तन ही है। जब परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। पुरानी समाज व्यवस्था बदलती है और उसका स्थान नई व्यवस्था ले लेती है। समाज कोई अखंड व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यह अनेक निर्णायक इकाइयों से मिलकर बना है। निर्णायक इकाइयाँ हम कह सकते हैं कि ये वो होती हैं जो आपस में बनी हुई होती है। जैसे किसी भी समाज के लिए अगर हम कहें कोई रीति रिवाज या रूढ़ी बनाई गई है तो ये निर्णायक का काम करती है, उस समाज को एक बनाए रखने में या मजबूती प्रदान करती है, ताकि परिवर्तन ज़्यादा उस समाज में ना आने पाए, व्यक्तिवाद न पलने पाए। इन इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध भी होता है। सभी इकाइयों कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, क्योंकि ये जो निर्णायक है जब एक दूसरे से संबंधित होते हैं तभी किसी न समाज को अच्छा उद्देश्य प्रदान कर पाते हैं। संगठन के अभाव में भी कोई भी समाज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में वो सफल हो भी नहीं सकता। मानव समाज का अस्तित्व किसी न किसी प्रकार के संगठन या व्यवस्था पर निर्भर होता है, लेकिन संगठन का एक सापेक्ष अवधारणा भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में न तो पूरी तरह से संगठन की स्थिति पाई जाती है और न ही पूरी तरह से विघटन पाया जाता है। इतना अवश्य है कि प्राचीन काल में समाज आज की अपेक्षा अधिक संगठित थे, क्योंकि उस समय की जो रीति रिवाज या जो चीज़ बना दिए जाते थे उसका पालन समाज बड़ी दृढ़ता के साथ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में परिवर्तन की तीव्रता के कारण अनेक समाज विघटित होते जा रहे हैं। अब हम ये जो सामाजिक संगठन है इसकी अर्थ और परिभाषा को अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिर होता क्या है। और सामाजिक संगठन की परिभाषा को पूरी तरह समझने से पहले हम संगठन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी निर्णायक इकाई के एक सूत्र में आबद्ध होकर कार्य करते हैं तो संगठन बन जाता है। इसे हम ऐसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि निर्णायक का अर्थ हम ऐसे लगाएं, जैसे हम एक घड़ी का उदाहरण लें। घड़ी जो बनी हुई होती है उसमें नंबर्स होते हैं, तीलियां होती हैं जो सेकेंड, घंटा और मिनट्स को दर्शा रही हैं। लेकिन कुल मिला के जब एक साथ वो मिल के कहीं ना कहीं समय बताने का काम कर रही हैं। इसी तरह से हम संगठन के उदाहरण को ले सकते हैं। तो ये जो निर्णायक है, ये सुइयाँ जो हैं और जो ये सुइयाँ जो अलग अलग नंबर्स को दर्शा रही हैं तो ये निर्णायक का काम कर रही हैं। लेकिन कुल मिला के जब ये इसको हम एक रूप में देखेंगे तो ये संगठन के रूप में समझिए है, जो कि समय बता रहा है। तो घड़ी ये कि जो मिनट, घंटा और सेकंड से ये कहीं ना कहीं संगठन के रूप में होके हमें समय बता रही है। इसी तरह से हम मानव शरीर को भी ले सकते हैं। जैसे कि मानव शरीर के अलग अलग अंग अपने अलग अलग कार्य करते हैं, यानी शरीर का प्रत्येक अंग अपना अपना निश्चित कार्य करते हुए शरीर में संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है। इसी तरह से निर्णायक होते हैं, जो निर्णायक एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग देते हुए एक संगठन बनते हैं। तो इस तरह से ये संगठन है। यानी कि ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संगठन का तात्पर्य सामाजिक संरचना की विभिन्न निर्णायक इकाइयों की उस निश्चित प्रतिमान संबंध से है, जो एक प्रकारात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एक सूत्र में बांधता है और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील करता है कि संगठन में वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। अब हम सामाजिक संगठन की परिभाषा को
कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा समझेंगे, जैसे आर्गन और नेमकॉप। इन समाजशास्त्रियों ने बताया कि एक संगठन विभिन्न अंगों के जिनके अपने अपने विविध कार्य होते हैं, एक संबद्धता के रूप में जब वो कार्य करते हैं या किसी कार्य को कराने का यह एक प्रभावपूर्ण सामूहिक तरीका का साधन होते हैं, यही सामाजिक संगठन है। और वहीं समाजशास्त्री इलियट और मैरेल लिखते हैं कि सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्यता और पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सभी समाजशास्त्रियों ने ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक संगठन समाज की वह व्यवस्था है या वह संतुलित स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होकर बिना किसी बाधा के अपने मान्य या पूर्व निर्धारित कार्यों को पूरा कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब हम सामाजिक संगठन के लक्षणों को जानेंगे कि सामाजिक संगठन के लक्षण क्या होते हैं, जिसमें पहला लक्षण है एकमतता। तो ये किसी भी सामाजिक संगठन के लिए एकमतता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कहें तो एकमतता के अभाव में न तो कोई भी सामुदायिक कार्य संभव हो पाएगा और न ही समाज का अस्तित्व रह पाएगा। तो इसीलिए किसी भी समाज के लिए एक मत होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। देखिए, किसी भी समाज के लिए अगर वो उसके अंतर्गत मतलब अच्छी तरह से सुचारू रूप से समाज चलता रहे, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि सामाजिक नियंत्रण उसमें हमेशा बना रहे। इनके साधनों के रूप में हम कह सकते हैं जैसे जनरीतियों को आती हैं, रूढ़ियाँ आती हैं और कुछ सामाजिक कानून होते हैं जो संस्थाओं द्वारा चलाए भी जाते हैं। जैसे हमारे समाज में लीजिए जनरीतियाँ बहुत सारी होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, कानून होते हैं, संस्थाएं होते हैं और ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, जिससे समाज और अच्छी तरह से बना रहता है। हम कह सकते हैं कि इन सभी साधनों से ही कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, कानून हैं और संस्थाएं हैं, ये मिलकर ही समाज को अच्छा बनाती हैं। समाज में जो व्यभिचार है या किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसे रोकती हैं। तीसरा पॉइंट है सुपरिभाषित सामाजिक संरचना। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी समाज को अच्छी तरह से चलने के लिए या कार्य करने के लिए सुपरिभाषित होना ज़रूरी है। एक समाज की सामाजिक संरचना जितनी अधिक सुपरिभाषित हो और संतुलित होगी, वह समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। सामाजिक संरचना विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं से निर्मित होता है और यदि समाज में विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थितियाँ और भूमिकाएं निश्चित है तो वह सुपरिभाषित हैं, उनमें संतुलन बना रहता है। कहने का तात्पर्य है सामाजिक संरक्षण की जो स्थिति है ये बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि सुपरिभाषित सामाजिक संरचना का होना सामाजिक संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है जो कि कई हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न समूहों और समाज के सदस्यों की परिस्थितियों और भूमिकाओं को प्रभावित करता है। आज के गतिशील समाज में सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति को देखते हुए किसी भी सामाजिक संगठन का स्थिर व स्थायी बने रहना संभव नहीं है हो सकता, क्योंकि जो बदलाव है ये बड़ी तेज़ी से देखा जा रहा है आज के समय में और ये बदलाव इतना गहरा है कि कहीं ना कहीं ये प्रकृति पे भी प्रभाव डाल रहा है। आज नाना प्रकार के परिवर्तन प्रकृति में भी देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन समाज के परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में भौतिक, पर्यावरण, जैविक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और मनोवैज्ञानिक कारक प्रमुख हैं और इसी के साथ अलग अलग रूपों में सामाजिक संगठन को ये प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और मनोवैज्ञानिक जो परिस्थितियां हैं वो बदलने में ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं और इनका सबसे बड़ा हाथ होता है किसी भी समाज को परिवर्तन करने में। सामाजिक परिवर्तन में अलग अलग कारणों का अपना अपना योगदान होता है। अगर वर्तमान समय में प्रविधि और औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण परिवर्तन को देख सकते हैं। आज समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारकों के बजाय प्रौद्योगिकी व्याख्या के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि ये प्रौद्योगिकी कारक इस तरह हैं, जैसे सामाजिक प्रविधियाँ,
आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और अभौतिक तत्व। ये चार ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं प्रौद्योगिकी की व्याख्या के अंतर्गत जो कि समाज को परिवर्तन करने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इसी से संबंधित समाजशास्त्री इलियट और मेरिल बोलते हैं कि सामाजिक संगठन को स्वाभाविक और सामाजिक विघटन को अस्वाभाविक माना बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि बहुत सी गतिविधियों को नैतिक दृष्टि से अनुचित ठहराया जा रहा है, लेकिन केवल उन्हें अनैतिक कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता को समझने के लिए उनके स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप को भी देखना होगा, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रेंडें चलती हैं कि जो बच्चों को भी प्रभावित कर रही हैं। जैसे आप मेकअप को ले सकते हैं, फैशंस को लेते हैं। हालांकि इन पे चर्चा हो रही है कि आजकल बनावटी फेस कर रहे हैं, मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिम वगैरह बॉडी बढ़िया करने के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हम बोल रहे हैं, इसके प्रति कोई कार्य नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसी तरह से इलियट और मेरिल ये स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि हम स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप को देखना होगा कि किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है और उस पर कार्य करना होगा। अब हम भारत में सामाजिक संगठन को समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में ही भारतीय समाज व्यवस्था काफ़ी संगठित रूप से देखने को मिलती है। कई इसके प्रमाण भी मिलते हैं, कई लेखन भी मिलते हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में जो भारतीय समाज की व्यवस्था थी वो संगठित थी। उस समय यहाँ सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी होने के कारण विघटन की स्थिति पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इस 20वीं शताब्दी के पिछले कुछ दशकों में अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन की गति तीव्रता से देखने को मिली है। समाज में विघटन भी हो रहा है। यहाँ प्राचीन काल में सामाजिक संगठन काफ़ी विकसित और बहुत कुछ स्थिर था। वर्ण और जाति व्यवस्था के समाज के विभिन्न लोगों की परिस्थितियों और भूमिकाओं को निश्चित कर सामाजिक संगठन को स्थिरता प्रदान किए हुई थी। लेकिन आज के समय में कर्म के सिद्धांत के लोगों को अपने अपने निश्चय कार्य को जो उस समय बताया जाता था वो बदल चुका है। जो 4 पुरुषार्थ माने गए थे, जो भारत में ज़्यादा प्रचलित थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर जो जीवन जीने की जो शैली थी वो अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को समाज का योग्य सदस्य बनाने और संपूर्ण समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने को प्रोत्साहित किया था। अलग अलग प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों और रूढ़ियों ने व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित कर एकमतता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की थी। तो इन सभी बातों में ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो भारतीय सामाजिक संगठन की स्थिरता जो उस समय बनी हुई थी तो वो बहुत ही मजबूती के साथ बनी हुई थी। हालांकि धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आते हुए कई विषमताएं आ गई, लेकिन भारतीय सामाजिक संगठन जो प्रारंभ में था वो काफ़ी मजबूत था। लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन, विशेषतः प्रौद्योगिक परिवर्तन, व्यक्तिवाद के विकास और स्वार्थवादी प्रवृत्ति के विचार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की मौलिक मान्यताओं के संबंध में एकमतता का अभाव पाया जा रहा है। सामाजिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने वाली विभिन्न व्यवस्थाएं स्वयं आज विघटन की ओर अग्रसर है। आज नियंत्रण के अनौपचारिक साधन जैसे प्रथा, परंपरा और रूढ़ियों का महत्व कम होता जा रहा है। अनेक परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय सामाजिक संगठन आज भी पाश्चात्य समाज के सामाजिक संगठन की तुलना में अधिक दृढ़ और सफल देखने को मिलता है। इतना होने पर भी यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान समय में भारतीय समाज तनाव और संघर्ष से पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक विघटन की समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाए, ताकि व्यक्ति और समाज के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके, जैसे कि भारतीय प्राचीन काल में बना हुआ था समाज। इस संबंध में हम यह बात नहीं भूलना चाहेंगे कि सामाजिक विघटन की उस दशा में अब बढ़ रहा है जब जीवन के संबंधित मौलिक प्रश्न पर सहमति का अभाव देखा जा रहा है। समाज के महत्वपूर्ण हितों की व्याख्या लोग विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत करने लगे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय जो प्राचीन समाज था वो व्यक्तिवाद पे नहीं था, वो कभी भी हम की भावना पे नहीं था, वो पूरे समाज को लेके चलने वाला रूढ़ी, मतलब जो भी रीति रिवाज बनाए जाते थे वो पूरे समाज के लिए होते थे, ताकि समाज संगठित रहे। चाहे वो छोटा सा विवाह का संस्कार ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे तो विवाह का जब संस्कार होने लगता है तो हमारे कई समाज, यानी हम कह सकते हैं कई रिश्तेदार जो जुड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संगठन को एकमत तो बनाने का एक कार्य भी होता है
केवल विवाह एक दाम्पत्य जीवन का एक कार्य ही नहीं था। हालांकि इस समय व्यक्तिवाद के कारण धीरे धीरे इसकी जो महत्वता है थोड़ी बहुत घटी है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है। तीसरे से हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए बढ़ते हुए व्यक्तिवाद को सीमित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्तिवाद ही जो सामाजिक संगठन है इसे बिगाड़ रही है। और व्यक्तिवाद की दखल ने ही आज कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, या हम मतलब बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अब रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को जैसे पहचानते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद के कारण है, जिसे कम किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।